हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक है और साथ में यहाँ से 2 मार्कर क्वेश्चन जो है। तो भैया क्यों तू शिफ्ट हो रहा है, इतना सा तो टच किया मैंने तुझे, ठीक है चलो। हाँ, यहाँ से बेटा बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, 2 मार्कर क्वेश्चन हो, या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स, कुछ भी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ भी आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, और दोनों जगह ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ऐसा क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको ओम का नियम, साथ ही हम समझेंगे ओम के नियम की सीमाएं। ऑफलाइन क्यों हो गया भैया, ठीक है चलो। फिर हम बात करेंगे प्रतिरोध की, उसके बाद प्रतिरोधकता, जिसे हम क्या बोलते से प्रतिरोधकता की विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं, और इसके बाद विशिष्ट चालकता की बात होगी। तो ये सारी चीजें आज हमें पढ़नी है। तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़ गए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेटा अटेंडेंस लगा दीजिए कि कौन कौन है जो बच्चा लाइव है अभी, जो मेरे से अभी पढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। और पहला ही प्रश्न आपके सामने जो कि है ओम का नियम। इसे एक्सप्लेन करना है पहले हमें ओम के नियम को। ओम का नियम क्या बोलता है, तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने जॉर्ज साइमन ओम ने बच्चा सन 1826 में, जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में एक नियम का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार जब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, जब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, तो ये रहा चालक और ये रही बैटरी और ये रही कुंजी। जैसे ही कुंजी को दबाओगे, बैटरी से बच्चा धारा प्रवाहित होगी और ये धारा पहुंचेगी चालक के सिरों पर। कुंजी, बैटरी, बैटरी से प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल हम प्रवाहित कर रहे हैं धारा। कहने का मतलब इसके सिरों पर हम विभवांतर आरोपित कर रहे हैं, इसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हो, ठीक है, सब ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, जब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करें या चालक में धारा प्रवाहित करें, ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो चालक है वो केवल धात्विक चालक होना चाहिए। जो चालक है वो केवल कौन सा चालक होना चाहिए, धात्विक चालक। मतलब आप पानी या हमारे शरीर की बात नहीं करेंगे भैया, आप बोलने लग जाओ कि भैया पानी में भी तो धारा दौड़ने लग जाती है, तो वहां ये रूल लागू नहीं होता, ठीक है। तो सन 1826 में एक वैज्ञानिक हैं जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध निकाला, ठीक है। 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में किस किस के बीच बेटा, धारा व विभवांतर यानी कि वोल्टेज, ठीक है, विभवांतर के बीच क्या निकाला, संबंध निकाला, के बीच संबंध निकाला। क्या ज्ञात किया, इनके अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, ठीक है, वो जिस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है या किसी भी अवस्था में है, आपको बोला जाएगा इनके अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, तब उसकी फिजिकल स्टेट, वो जिस अवस्था में है बेटा उसी अवस्था में रहे। इस स्थिति में नियम क्या है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर
आरोपित विभवांतर, मतलब जो आपने वोल्टेज आरोपित किया है, बैटरी से उसे कनेक्ट किया है, आप उसे वोल्टेज दे रहे हो, तो आप बोल रहे हो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये रुकावट है बेटा, किस किस का अनुपात, बहने वाली धारा और प्रतिरोध का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे उस चालक का क्या कहते हैं बच्चा, प्रतिरोध कहते हैं। सन 1826 में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध निकाला है, एक कनेक्शन निकाला है। उनका कहना था कि जब हम चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें, चालक जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे, तब इस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर आरोपित कर रहे हो और उसमें बहने वाली धारा, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहेंगे। किसे आरोपित किया है बच्चा, विभवांतर को। क्या प्रवाहित कर रहे हो, धारा, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, और ये कहना है ओम का, ठीक है, ये कहना है वैज्ञानिक ओम का, ठीक है। विभवांतर को हम V से प्रेजेंट करते हैं, धारा को I से, और एक नियतांक होता है R, जिसे कहा जाता है चालक का प्रतिरोध। तो R बराबर आता है बच्चा V/I, और यही है ओम का नियम। ये जो आया है यही है ओम का नियम। ओम के नियम में हम धारा और विभवांतर के बीच कनेक्शन निकालते हैं, धारा और विभवांतर के बीच संबंध निकालते हैं। ओम का नियम बोल रहा है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, उस स्थिति में चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। डन, यहां तक आपका ओम का नियम निकल कर आ गया, ठीक है, यहां तक आपका ओम का नियम निकल कर आ गया। अब हम पढ़ेंगे ओम के नियम की सीमाएं और ओम का नियम जो है इसका ग्राफ, ठीक है। अब क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, ओम का नियम, पढ़ रहे हैं ओम का नियम। क्या मैंने ऐसे ही लिखा था? बिल्कुल ऐसे ही लिखा था। हम पढ़ रहे हैं बच्चा ओम का नियम। ओम के नियम में जब आप बेटा धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, धारा और विभवांतर के बीच जब आप ग्राफ बनाते हैं, ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है वो बीच का तीसरा ढाल होता है। कुछ अभी बता रही हूं कि मैं क्या कहना, ठीक है। हमने एक ग्राफ बनाया है, किसके बीच, किसके बीच, धारा व विभवांतर, विभवांतर बीच, और इससे हमने समझाया है किसका नियम, ओम का नियम, ठीक है। इससे हमने समझाया है किसका नियम, ओम का नियम। ये बनाना बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ में बेटा विभवांतर को x अक्ष पे लिया जाता है, ये रहा विभवांतर, और विभवांतर है बेटा v। धारा को y अक्ष पे, और धारा है बच्चा I, और जो बीच की तीसरी रेखा जो ढाल है
वही है प्रतिरोध। जो ढाल हमें मिला है वही है प्रतिरोध, और प्रतिरोध को दर्शाते हैं, प्रतिरोध को दर्शाते हैं R से। ठीक है, डन। तो ये जो ढाल है यही क्या बता रहा है, प्रतिरोध। मतलब अगर आपको प्रतिरोध चाहिए, अगर आपको प्रतिरोध चाहिए तो VI ग्राफ का ढाल जो है ये आपको प्रतिरोध का मान निकाल के दे देगा। VI ग्राफ का जो ढाल है, बीच में ढाल जो है वो आपको प्रतिरोध निकाल के दे देगा। डन। ये अगर पूछ लेगा तो बनना चाहिए कि ओम के नियम में धारा और विभवांतर के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, और आसानी से आप ढाल के थ्रू प्रतिरोध को बता सकते हो। अब क्योंकि R बराबर आया है V/I, तो यहीं से आप निकालेंगे बच्चा इसका SI मात्रक। या यहां मत निकालो, अभी तो हमें प्रतिरोध भी पढ़ना है ना, अभी हमें प्रतिरोध भी पढ़ना है। तो अब हम सीधे लिखेंगे ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं, कंडीशंस की ओम का नियम कब लागू होगा ये आपको बताना है। ओम का नियम जो है कब लागू होगा ये आपको बताना है। तो जो सीमाएं हैं वो ये बेटा, ओम का नियम केवल तभी लागू होता है जब, अब मैडम ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, तो जब आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जब आप लोग PYQ पेपर्स उठा के देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये छोटी छोटी चीज हमें ऑब्जेक्टिव में कितना परेशान करती है। यहाँ पे एक भी लाइन वेस्ट नहीं है, आपको सब कुछ ध्यान से पढ़ना है बेटा, और सब कुछ अच्छे से समझना है। ऑब्जेक्टिव 2 मार्कर क्वेश्चन में ये प्रश्न बड़े परेशान करते हैं, और अगर आपका टारगेट बड़ा है, अगर आपको नीट देना है, वेटनरी का देना है, या PNST देना है, कोई भी अगर आपका गोल बड़ा है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको छोटी से छोटी चीज स्किप नहीं करनी। ठीक है, छोटी से छोटी चीज आपको स्किप नहीं करनी। तो हो सके तो प्लीज थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ। एक भी बच्चा मुझे अभी क्लास में लाइव दिखाई नहीं दे रहा, बहुत गलत बात है। इतने सारे बच्चे हैं हमारे, कहाँ चले गए, है ना। एक सेकंड, जरा मैं इसे शेयर करना भूल गई, शायद शेयर कर दूं। चलिए, बढ़िया, ठीक है। आए क्या, हाँ अब आ रहे हैं बच्चे, मैं शायद शेयर करना भूल गई थी, ऐसा कुछ है। चलिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं बच्चा ओम का नियम। सन 1826 में वैज्ञानिक ओम ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार उन्होंने धारा और विभवांतर के बीच संबंध निकाला, और जब इन्होंने संबंध निकाला तो इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि जब भी आप किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करोगे, जब भी आप किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करोगे, इसका कनेक्शन एक बैटरी से कीजिए। ठीक है, तो चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर जो विभवांतर है और जो बहने वाली धारा है, उन दोनों का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब अगर नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहा है तो प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, विभवांतर होता है बच्चा V और धारा होती है I, तो R बराबर है V/I। डन, यहां तक समझ गए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, जो नीट एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी, जो PNST देने वाले हैं रिसेंट उनके लिए भी। मैं बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट आज बताने वाली हूँ, और इसीलिए मैंने हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कहा है जो PNST वाले हैं कि वो ज्वाइन कर लो बेटा, तो अभी तक किसी का अता पता नहीं है, आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने ओम के नियम के अनुसार डेफिनेशन लिखी, मान निकाल लिया, सूत्र निकाल लिया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ओम के नियम में आपको प्रतिरोध पता करना है और ग्राफ की स्थिति है, तो ये ग्राफ सदैव विभवांतर और धारा के बीच एक ढाल के रूप में हमें मिलता है, और ये ढाल बताता है किसे बेटा, प्रतिरोध को। ढाल जो है ये बताता है किसे, प्रतिरोध को।
आगे चूंकि प्रतिरोध चाहिए तो आपको VI जो है ग्राफ, इसका क्या चाहिए होगा, ढाल। अब आपको चाहिए ओम के नियम की सीमाएं, तो ओम का नियम केवल तभी लागू होता है, ओम का नियम केवल तभी लागू होता है जब, पहली कंडीशन याद रखोगे बेटा, पहली कंडीशन, अब हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। पहली कंडीशन है जब चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, फिजिकल स्टेट, वो जिस अवस्था में है, ठोस में, द्रव में, जैसी भी अवस्था में है, वो उसी अवस्था में रहे, तभी ओम का नियम लागू होगा, तभी R का मान V/I के बराबर होगा। ठीक है, तभी R का मान V/I के बराबर होगा। ओम का नियम केवल तभी लागू होगा जब चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, अर्थात जो वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहे। दूसरा, एक और कंडीशन याद रखोगे, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, चालक में कोई भी परिवर्तन उत्पन्न ना हो, तब ओम का नियम लागू होगा। विकृति, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, उत्पन्न ना हो, तब ओम का नियम लागू होता है। डन। अब इसमें एक बात और आपको नोट करनी है, जो कि आपको याद रखना है बेटा, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। ओम का नियम केवल मेटेलिक कंडक्टर जो हैं, धात्विक चालक जो हैं, जो केवल धातु से मिलकर बने हैं, उनके लिए ही सत्य है। किसी और प्रकृति के चालकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वहां लागू नहीं होगा, धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के टर्म हो गए। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बनना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेना तो बनना चाहिए। यहाँ पे आके आपका ओम का नियम होता है समाप्त। सारी टर्म्स आपको याद करनी है कि ओम के नियम की कंडीशंस क्या क्या है। प्रतिरोध जो है ओम के नियम में अगर ग्राफ में निकालोगे तो ये VI ग्राफ का ढाल होगा, ढाल होता है तीसरी रेखा। ओम के नियम की सीमाएं ये केवल तब लागू होगा जब चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, वो जिस अवस्था में है अगर उसी अवस्था में रहेगा तो ओम का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया हमने आज पढ़ा है बच्चा ओम का नियम। ओम का नियम अगर आपको प्रतिरोध चाहिए तो ग्राफ के रूप में हमेशा ये विभवांतर और धारा के बीच एक ढाल के रूप में मिलेगा, बीच की तीसरी रेखा, अर्थात रेजिस्टेंस जो है वो VI ग्राफ का ढाल है। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन की है इसकी कंडीशन, सीमाएं, कि ये नियम केवल और केवल तब लागू होता है जब चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, अर्थात वो जिस अवस्था में है, ठोस या द्रव, वो उसी अवस्था में रहे, उसकी फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्था आपको नहीं बदलनी। दूसरा, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए बेटा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो जैसा है वैसा रहेगा, तभी ओम का नियम लागू होगा। तभी आप बोलोगे कि R बराबर होगा बच्चा V/I, अर्थात प्रतिरोध विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होगा। और ओम का नियम विभवांतर और धारा में संबंध बताता है। पूछे अगर ऑब्जेक्टिव में कि ओम के नियम से आप किनमें संबंध निकालते हो, तो आप बोलोगे कि ये विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताता है, जिसके अनुसार विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है और इस नियतांक को कहा जाता है उस चालक का प्रतिरोध। फिर एक और बात मैंने आपको नोट डाउन करवाई है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है कि ओम का नियम केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, ये केवल मेटेलिक कंडक्टर पे ही लागू होता है। डन, समझ गए? ठीक है, यहां तक हमारे ओम के नियम की कहानी हो गई समाप्त। अब हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है बेटा वो है प्रतिरोध। अभी जो तुमने ओम के नियम में पढ़ा है वही प्रतिरोध, इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। बस थोड़े से टर्म्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जिसका जिक्र रेजिस्टेंस की स्पेलिंग मैडम ने गलत लिख दी, ठीक है, रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है तो ध्यान से समझिएगा।
प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है? तो किसी भी चालक द्वारा अगर चालक खुद, आपके पास कोई चालक है, ये रहा एक चालक, ठीक है, ये क्या है बच्चा? एक चालक है। इस चालक द्वारा अगर स्वयं धारा के मार्ग में क्या डाली जाती है? रुकावट। धारा के मार्ग में क्या डाली जाती है? रुकावट। ये डल गई भैया रुकावट, ठीक है। जब चालक धारा के मार्ग में क्या डाले? रुकावट, तो उस रुकावट को ही कहा जाता है बच्चा प्रतिरोध, अवरोध। किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में। अवरोध किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में। तो सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाती है, बैरियर लगाया जाता है, धारा को बहने से रोका जाता है या उसके मान में थोड़ा बहुत परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है, तो इस रुकावट को कहा जाता है बच्चा प्रतिरोध, ठीक है। तो क्या है प्रतिरोध? क्या है प्रतिरोध? चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाता है बच्चा? रुकावट ही चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध, ठीक है। चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट ही चालक का प्रतिरोध है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, ओम के नियम में अब भी आपने पढ़ा है कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? चालक का प्रतिरोध कहलाता है। दिस इज अ रेजिस्टेंस, इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब अगर इसे फॉर्मूले के रूप में लिखना हो तो आप ये बोलेंगे कि अगर आपको प्रतिरोध चाहिए तो ये V/I के क्या होगा? बराबर, ठीक है। धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट ही प्रतिरोध है। अथवा ओम के नियम से अब भी हमने निकाला है कि R बराबर होता है बच्चा V/I, और ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ओम के नियम में बताया था। ये सारी कंडीशंस एक एक लाइन आपको अच्छे से याद करनी है। ऑब्जेक्टिव अगर यहां से बने तो बनना चाहिए, है ना, ठीक है। अब अगली जो लाइनें हैं वो बहुत ध्यान से सुनोगे, आगे की जो लाइनें हैं वो बहुत ध्यान से सुनोगे। चालक जितना लंबा होगा, चालक जितना लंबा होगा, ठीक है, ये रहा बेटा चालक, ये जितना अधिक लंबा होगा रुकावट यानी कि प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होगा। प्रतिरोध का मान जो है वो उतना ही अधिक होगा। या नोट डाउन कर लेना, ये लाइन अगर आपको बना के दे, कंडीशन लिख के दे, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि चालक तार जितना लंबा होता है उसमें रुकावट यानी कि प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। साथ ही जितना छोटा होता है उसमें रुकावट, उसमें जो प्रतिरोध है उतना ही कम।
चालक तार जितना छोटा होता है उसमें प्रतिरोध जो है उतना ही कम होता है। रुकावट कम हो जाएगी, थोड़ी ही दूरी तक चलनी है धारा को, तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। याद रखिएगा कि चालक जितना लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा, चालक जितना छोटा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। दूसरी कंडीशन जो आपको नोट डाउन करनी है बेटा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, चालक जितना मोटा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। चालक छोटा भी हो और मोटा भी हो, चालक जितना छोटा और जितना मोटा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। चालक जितना पतला और जितना लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। इसीलिए आप कंडीशन जब पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होगा। कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है, मैंने 2 लाइनें बोली है जो बिल्कुल अंडरलाइन करके लिख के रख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। पहली लाइन बहुत डिटेल में बेटा, इतनी डिटेल में प्रतिरोध शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। ध्यान से सुनो, अच्छे से प्यार से समझो, ऑब्जेक्टिव यहां से गलत नहीं होने चाहिए। प्रतिरोध सिंपल शब्दों में अगर कहें तो चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट ही प्रतिरोध है। चालक स्वयं अगर धारा के मार्ग में रुकावट डाल दे तो वही क्या है, प्रतिरोध है। अब हम अलग से भी प्रतिरोध तैयार करते हैं, वो अलग बात है कि आप अलग से भी प्रतिरोध चालकों से ही तैयार करते हो, वेरियर आप खुद तैयार करते हो। लेकिन अभी हमारी बुक के अनुसार जो हम समझ रहे हैं वो ये कि अगर चालक धारा के मार्ग में स्वयं रुकावट डाले तो वो होता है उस चालक का प्रतिरोध, वो होता है उस चालक का प्रतिरोध। अब आपने इसे ओम के नियम से लिखा है कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात ही क्या है, प्रतिरोध है। फिर मैंने आपको बोला कि चालक जितना अधिक लंबा होता है और जितना अधिक पतला होता है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, उसमें रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। चालक जितना छोटा होता है प्लस जितना मोटा होता है उसमें रुकावट उतनी ही कम होती है, उसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। क्या यहां तक समझ गए? क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, या ना मिटा के मैं वैसे ही आगे बढ़ जाती हूं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें और कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, डन। अब हम निकालेंगे इसका मात्रक। ठीक है, अब हम निकालेंगे बच्चा इसका मात्रक। तो चूंकि आप निकाल के लेके आए हो R बराबर V अपॉन I, तो इसी से निकालो बेटा प्रतिरोध का SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक। तो देखिए विभव का मात्रक होता है बच्चा वोल्ट, बीच में लगा हुआ है प्रति और धारा का होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या साइंटिस्ट किसने खोज की है प्रतिरोध की, ओम ने। तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम जो होता है वो होता है चालक का प्रतिरोध जो है उसका मात्रक। ठीक है, क्या है बेटा, वोल्ट प्रति एम्पियर, विभव का वोल्ट, धारा का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर या क्या हो जाएगा बच्चा, ओम हो जाएगा। किसका मात्रक, प्रतिरोध का। अब आप इसका विमी सूत्र भी लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसका क्या लिखेंगे बच्चा, विमी सूत्र भी लिखेंगे। विमी सूत्र भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, प्रतिरोध का विमी सूत्र क्या होता है। तो चूंकि प्रतिरोध बराबर है विभवांतर बटे धारा, और विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश, और पहले से आवेश के बटे में है धारा और धारा चली ऊपर, तो कार्य बटे हो जाएगा बेटा कार्य बटे हो जाएगा आवेश इंटू धारा, आवेश इंटू धारा। ठीक है, धारा। अब कार्य का विमी सूत्र होता है MLT-2।
आवेश का होता है 80 इंटू धारा का पहले से है A, मल्टीप्लाई करोगे तो M है, L है, t-2 और 1 हो जाएगा t-3, A और A 2 और 2 ऊपर जाएंगे तो A-2। क्या मैं चेक कर सकती हूँ कि सही लिखा है मैडम ने या नहीं? Ml2 t, अरे मैं हाँ Ml2 लिखना भूल गई, कार्य के विमीय सूत्र में L2 होता है भैया। Ml2 t-3 A-2 जो है वो हो जाएगा बच्चा विमीय सूत्र। और याद ना रहे, अगर बाई चांस भूल जाओ तो कार्य का भी निकाल लेना कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो तुमसे बन जाएगा कार्य बराबर क्या होता है बच्चा, बल गुणित विस्थापन, और बटे में पहले से क्या है हमारे पास, आवेश, और क्या है, धारा। अब तो कर सकते हो कि बल का होता है mlt-2, विस्थापन का होता है L और L का गुणा किया तो L² आ गया, और t माइनस क्या है 2, बटे में आवेश का AT होता है बेटा, और धारा का होता है A। इन सब का आपस में सॉल्व करोगे, गुणा भाग करोगे, तो जब निकालोगे तो जो फाइनल विमीय सूत्र निकल के आएगा वो होगा M है, L2 है, t-2 और 1 हो जाएगा t-3, A और A 2 और दोनों ऊपर गए तो A-2। ये हो जाएगा बच्चा प्रतिरोध का विमीय सूत्र, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। याद रखिएगा, याद रखिएगा, 1 ओम जो है वो 10 की घात है, 10 की घात माइक्रो ओम के बराबर होता, अर्थात 1 माइक्रो ओम, क्योंकि अगर सॉल्व करने को दे दे न्यूमेरिकल तो पता होना चाहिए, 10 की घात -6 ओम के बराबर होगा। CGS और SI पद्धति में आपने लिखा है कि 1 ओम जो है वो 10 की घात 6 माइक्रो ओम के बराबर होता है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, वैसे ही 1 ओम बराबर 10 की घात 6 माइक्रो ओम। तो 1 माइक्रो ओम तो 1 में 10 की घात 6 का भाग दे देंगे, भाग दोगे तो इसे ऊपर फेंकोगे तो 10 की घात -6 क्या हो जाएगा बच्चा, ओम। तो हमने क्या सीखा, अभी हमने निकाला है प्रतिरोध का फॉर्मूला, जो कि है R बराबर V/I। भी मतलब विभवांतर, विभवांतर का बच्चा होता है वोल्ट, धारा का एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। फिर हमने इसका विमीय सूत्र निकाला। इतना सब रायता ना फैलाना हो तो रट लेना कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र Ml2T-3 A-2 होता है, Ml2T-3 A-2 होता है प्रतिरोध का विमीय सूत्र। लेकिन यहाँ लिखने से कितने सारे विमीय सूत्र याद हो रहे हैं। कार्य का विमीय सूत्र ये है, आवेश का AT है, धारा का A ही होता है, A और A का गुणा करोगे तो A² को ऊपर फेंकोगे तो A की पावर -2, पहले से T की पावर -2 है, एक और T ऊपर आएगा तो T की पावर हो गई -3। ये हो गया बच्चा प्रतिरोध का विमीय सूत्र। इतनी दूर अगर आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, है ना, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पढ़ाने में, और आप लोगों से थोड़ा सा एप्रिसिएशन, थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा लव, सपोर्ट चाहिए होता है, तुम लोग वो भी नहीं कर पाते हो, है ना। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है पूरा बैच हमसे परचेस करने के लिए, प्रीमियम बैच, क्योंकि रेगुलर क्लास लाइव जो है फ्री यूट्यूब पे नहीं होगी, है ना, रेगुलर लाइव क्लास फ्री यूट्यूब पे नहीं होगी, थोड़े ही समय में ये परमानेंटली स्टॉप कर दी जाएगी। फिर कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स डलते हैं और कुछ पुराने लेक्चर्स पड़े हुए होते हैं। अदरवाइज जो लाइव क्लास है रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे, हमारे प्रीमियम बच्चे जिन्होंने बैच का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, सिर्फ उन्हीं तक लिंक पहुंचाई जाती है और सिर्फ वही बच्चे देख पाते हैं, बाकी बच्चों को ये क्लास नहीं दिखाई देती, है ना। तो इफ़ यू आर अ 12th बोर्ड स्टूडेंट, अगर आप MB बोर्ड के बच्चे हैं या किसी भी बोर्ड के जहां NCERT सिस्टम लागू है, जिनका सिलेबस न्यू NCERT पे बेस्ड है, तो हम सभी को पढ़ाते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बट स्पेसिफिक हम MP बोर्ड वाले हैं,
ठीक है। तो स्पेसिफिक अगर आप लोग एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आप पेड बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी विथ नोट्स, हैंड रिटन टॉपर्स के, विथ पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको दी जाएगी बेटा। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी? हमने पढ़ लिया प्रतिरोध, इसके पहले हमने पढ़ लिया ओम के नियम की कंडीशंस और सीमाएं, इसके पहले हमने पढ़ लिया ओम का नियम। ठीक है, अब फटाफट कमेंट करके बताओ और पढ़ने की इच्छा है तो मैं इसके आगे का भाग कंटिन्यू करूं, है ना, क्योंकि वो भी बहुत टाइम लेगा। अभी तो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा और क्लास का टाइम होने वाला है समाप्त। 40 मिनट का लेक्चर होता है अपना, है ना। मैडम टाइम पे आई हैं, बिल्कुल टाइम पे जाएंगी। तो हम रिकैप कर लेते हैं, बाकी की सारी चीजें जो हैं वो कल कवर करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। तो हमने पढ़ा बेटा ओम का नियम। ओम का नियम दिया गया था जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा सन 1826 में। हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गई हूँ, हाउ कैन आई फॉरगेट, है ना। एक चीज और बताना भूल गई हूँ मैं, प्रतिरोध में, ये रहा बच्चा प्रतिरोध। और प्रतिरोध में मैं बताना भूल गई हूँ प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने अभी जो तुम्हें इतनी लंबी राम कहानी बताई थी ना कि लंबाई, मोटाई, क्षेत्रफल, तो वो मेरे को बताना पड़ेगा ना भैया। प्रतिरोध को प्रभावित करने कारक, पहला कारक जो है बच्चा वो है चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, इसमें आप लिखिएगा, इसमें आप लिखिएगा चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के लंबाई के अनुक्रमानुपात है। अब लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो आप कह सकते कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये आपको आगे की डेफिनेशन भी काम आएगा। ठीक है, ये आपको बच्चा आगे की डेफिनेशंस में भी काम आएगा। तो पहली टर्म जो आपने लिखी है कि प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करेगा, तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान अपने आप बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। चालक जितना लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना अधिक है, चालक जितना पतला होगा प्रतिरोध का मान उतना अधिक होगा जितना, ठीक है। चालक, चालक के पदार्थ पर निर्भरता लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं चालक के पदार्थ पर, चालक की लंबाई पर। तो चालक के पदार्थ पर भी लिखकर छोड़ दो, चालक के पदार्थ पर। समान परिच्छेद वाले पदार्थ का अगर क्षेत्रफल अलग अलग हो तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। ठीक है, जिस चालक के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होता है। आप ये कह सकते हो कि समान परिच्छेद वाले चालक तार में, समान परिच्छेद मतलब एक समान क्षेत्रफल वाले चालक तार में जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती उसका प्रतिरोध कम होता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी
उसका प्रतिरोध कम होता है। आप इमेजिन कीजिए, जो दो चालक तार एक जैसे पदार्थ से बने हैं और इनका क्षेत्रफल एक जैसा है, इनका जो क्षेत्रफल है, इनकी जो लंबाई है, सब एक जैसी है, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका प्रतिरोध अधिक होगा। डन, समझ गए? दो लाइनें आपने यहाँ लिखी। पदार्थ पे किस प्रकार निर्भर करेगा, तो जिस चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल दूसरे चालक तार के समान है, इसका पदार्थ एक जैसा है, तो किसका प्रतिरोध कम किसका ज्यादा है पता करना हो, तो जिस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है उसका प्रतिरोध ज्यादा है, जिस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है उसका प्रतिरोध वो कम होगा। इस प्रकार चालक तार के पदार्थ पर भी प्रतिरोध निर्भर करेगा। ठीक है। तीसरा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, थर्ड जो है बेटा वो है चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अब मोटाई लेनी है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो इस पे आप लिखेंगे, इस पे आप क्या लिखेंगे कि चालक का क्षेत्रफल ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते कि चालक का क्षेत्रफल, चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बेटा कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। अगर आप चालक तार का क्षेत्रफल उसकी मोटाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा। जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के क्या होगा बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती। हम लिख रहे हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है चालक तार की लंबाई। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लंबाई कम करोगे प्रतिरोध का मान कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे और ये आपको लगेगा जब आप प्रतिरोधकता निकालोगे तब। ठीक है। दूसरा आपने लिखा है चालक तार के पदार्थ पर, तो चालक तार के पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करेगा, तो अगर समान परिच्छेद वाले दो एक जैसे चालक हैं लेकिन एक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है दूसरे में ज्यादा, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, उसमें रुकावट ज्यादा होगी क्योंकि प्रतिरोध वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम है। ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/a के। और लास्ट पॉइंट जो रह गया है मैं इसे ऊपर लिख देती हूं कि आर व्युत्क्रमानुपाती है 1/a। लास्ट पॉइंट जो है बेटा वो है चालक के ताप पर। चालक के ताप पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। चालकों के साथ दिक्कत ये है कि चालक का ताप बढ़ाने पर रुकावटें बढ़ती है। चालक का ताप बढ़ाने पर रुकावट बढ़ती है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अर्धचालकों में उल्टा होता है बेटा। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है, लेकिन जो चालक होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो आज का टॉपिक बेसिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसे जितने अच्छे से पढ़ के याद कर लोगे उतना अच्छा, अभी के लिए भी और आगे के एग्जाम्स के लिए भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन चीजों को कितना सीरियसली लेते हो। बाद में इसी के लिए तुम लोग 30-30, 40-40 हजार, 50-50 हजार फीस देके नीट की प्रिपरेशन करते हो अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि 12th के साथ या 11th के साथ आप आगे के एग्जाम्स की भी तैयारी करें तो आप अपना फाउंडेशन मजबूत कीजिए, आप अपनी नींव मजबूत कीजिए। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट या बड़े क्वेश्चंस की तरफ भागने के बजाय अगर जीरो से निचले
निचले स्तर से शुरुआत करोगे और सारी चीजों को अच्छे से समझोगे तो यही चीजें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में नंबर प्लस करवाएंगी। यकीन ना हो तो अभी जो नीट का पेपर हुआ है संडे को, वो पेपर उठा के देख लेना। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इससे कैसे वाले क्वेश्चन पूछे हैं और क्या वो आपसे बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, डन। तो चलिए यहाँ पे आके हमारी क्लास बच्चा आज की समाप्त होती है। आज हमने बहुत थोड़ा सा डिटेल में बात की है, लेकिन बात बहुत बढ़िया थी। हमने ओम के नियम, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ ली। अब आपकी अगली क्लास होगी केमिस्ट्री की। योर नेक्स्ट क्लास विल बी शेड्यूल्ड एट, अभी कितना हो रहा है, हाँ 7 o'clock, 7 बजे से आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो तब तक ब्रेक है आपका। 7 o'clock पे वापस से आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होगी। उसके बाद 8 बजे से होगी आपकी बायोलॉजी की क्लास, जिसमें आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई मिस नहीं करेगा। आज हम पढ़ेंगे निषेचन और अंतररोपण, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जितना हो जाए। तो कैसी रही आज की क्लास फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो देखें, तो कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स से पढ़ने का मजा अलग ही होता है। आयते नोट्स हम आपको दे देंगे, बट अगर खुद के बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है बेटा। मैंने जितना पढ़ाया है ऑफलाइन में भी वो पूरा आज आपके बोर्ड पे लिखा है, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं है, पूरी चीजें आपको लिख के दी है। तो पूरा का पूरा जितना लिखा है पूरा आप लिख लीजिए ना, खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहीं विदा लेते हैं आपसे। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ बेटा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।